अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में इस वक्त CFF6 लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर है और हमने आज क्या करना है, हमने आज जितने भी सवाल लास्ट अटेम्प्ट में आए थे उसके ऊपर एक शॉर्ट ग्लास वीडियो बनाते हैं। हम ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि जी इसका एक सजेस्टेड आंसर क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको ड्राफ्ट होना चाहिए था, ताकि आप एटलीस्ट अपने आंसर को कंपेयर कर लें। प्लस जो मैंने सेशन कंडक्ट किया था जिसमें बच्चों के आंसर्स वगैरह का थोड़ा सा फीडबैक लिया था, उनसे डिस्कशन करी थी, तो नॉर्मली बच्चों ने क्या गलती करी उससे आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। देखिए हर सवाल में हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे। प्यारे बच्चों 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट कर लीजिएगा, एटलीस्ट पता चल जाएगा क्या गलतियां हो रही हैं। अगले 6 महीने सेव कर लोगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं CFF6 और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A। सवाल की रिक्वायरमेंट बड़ी क्लियर थी। सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि जी आप मुझे क्या बता दें, आप मुझे एज एन ऑडिटर आप मुझे ऑडिट रिस्क बता दें और इससे रिलेटेड आप मुझे कुछ प्रोसीजर्स बता दें। इन्हीं रिस्क से रिलेटेड आप मुझे कुछ प्रोसीजर्स बता दें। ये हमारे पास एक सवाल था। सवाल आपको यहाँ पे स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। मैं आपके साथ एक बार रीड भी कर लेता हूँ बिकॉज इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो रीडिंग थी और जिसने अगर एक अच्छे तमीज से सवाल को रीड कर लिया होगा उसने रिस्क को देखें, सिर्फ रिस्क आपने आइडेंटिफाई नहीं करना था, वो रिस्क है क्यों उसको डिस्कस भी करना था। वो नॉर्मली बच्चों से स्किप हो गया जिसकी वजह से इसके मार्क्स यहाँ पे थोड़े से कम आए। इसको हम डिस्कस करते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ मरियम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट responsible for planning the audit of Turbo Pakistan Limited for the audit of Turbo Pakistan Limited for the year ending 30 June 2020 for the year ending. It means you are still in the planning phase. Okay, TPL is engaged in selling the branded motorcycle which it import from China. सवाल में मुझे एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी गई है और जो सवाल में लिखा हुआ है वही मेरा रिस्क फैक्टर्स होंगे, वही मेरे रिस्क फैक्टर्स होंगे प्यारे बच्चों। तो सवाल में एक बड़ी जबरदस्त चीज लिखी हुई है कि आप कहां से इंपोर्ट करते हैं। जी आप इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना। जहां आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, जहां आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे पास अब एक रिस्क आ चुका है और वो रिस्क है मेरे पास IAS 21 का। और मेरे पास रिस्क ये है कि जी जो मेरे पास परचेजेस होंगी, जो मैंने परचेजेस की होंगी उसको मैंने सही रेट पे ट्रांसलेट नहीं किया होगा। जो मेरी ट्रांजैक्शन डेट या ट्रेड डेट होगी उस रेट पे ट्रांसलेट नहीं किया होगा और जो मेरी करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक ट्रेड पेबल होगा जो कि मेरी मॉनेटरी लायबिलिटी होगी, उसको मैंने ईयर एंड पे रीवैल्यू नहीं किया होगा। ईयर एंड पे मैंने शायद इसको रीवैल्यू नहीं किया। दिस कुड बी माय ऑडिट रिस्क। मैक्सिमम बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया था। सिर्फ एक वर्ड सवाल में लिखा हुआ था इंपोर्ट का और फौरन से मैंने IAS 21 के हिसाब से एक रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग and performing the related procedures, your audit team has presented the following significant matters. अब देखिए यहाँ पे सवाल की रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे से जो सबसे बड़ी गलती हुई है उसने देखिए आईकैप ने करा क्या, आपको आईकैप ने डॉज किया। पॉइंट 1 लिखा, पॉइंट 2 लिखा, पॉइंट 3 लिखा। बच्चे को लगा कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 से अलग अलग मुझे ऑडिट रिस्क बताना है। सबसे बड़ा मसला यह था कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 से मिलकर रिस्क आइडेंटिफाई होने थे और वहां पर डिस्कशन सही नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, TPL provides 1 year warranty on the motorcycle. The warranty covers the free of cost repairs and any defect and replacement of any faulty part. Up to the last year, TPL maintained a warranty provision of 6% of total sales. जो भी total sales होगी उसका 6% का एक warranty provision वो लोग maintain करते हैं। The management has informed that the quality of motorcycle has significantly been improved over the period and they are considering the reduction in warranty provision. The audit team reviewed the last year provision and observed that the actual claims were slightly higher than the provision. Actual claims were slightly higher than the provision. It means जो provision आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो तो पिछले सालों में वैसे ही कम था और अब आप मजीद कम करने जा रहे हैं यहाँ पे। During the year, अब मैं पॉइंट 2 भी पढ़ रहा हूं। देखिए पॉइंट 1 से बच्चों ने पॉइंट 1 पढ़ के बच्चों ने क्या किया, पॉइंट 1 पढ़ के बच्चों ने कहा फॉरन से प्रोविजन फॉर वारंटी का रिस्क से ही आइडेंटिफाई किया होगा आपने, लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स थे, जो डिस्कशन थी वो आप लोगों से स्किप हो गया। तभी मैं पूरा सवाल आपके साथ रीड कर रहा हूं। ड्यूरिंग द ईयर इन ऑर्डर टू बूस्ट द सेल्स, TPL रिलैक्स इट्स क्रेडिट पॉलिसी from 30 days to 60 days. This relaxation is expected to increase the sales by at least 10% as compared to the last year. Up to the last year, TPL maintained the provision for bad debt at 5% of the total debtor balance at the year end.
द मैनेजमेंट हैज इन्फॉर्म्ड योर ऑडिट टीम दैट द टीपीएल विल कंटिन्यू टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ प्रोविजनिंग इन द करंट ईयर एज वेल। पॉइंट 2 में आपके पास एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि मैंने अपनी क्रेडिट सेल्स को मैंने अपने क्रेडिट पीरियड को 30 डेज से 60 डेज से एक्सटेंड कर दिया है। जहां मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, इससे मेरी सेल्स इंक्रीज होगी। देखिए, समझने की कोशिश करें, ऊपर पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि वारंटी फॉर प्रोविजन जो है, जो प्रोविजन फॉर वारंटी है, दो इंफॉर्मेशन बड़ी जबरदस्त दी हुई है, वो डिपेंड करता है 6% ऑफ सेल्स के ऊपर। सही है। और एक और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि मेरे पास जो एक्चुअल क्लेम्स थे, वो मेरे पास स्लाइटली हायर देन द प्रोविजन थे। जो मैंने ऊपर प्रोविजन रिकॉर्ड किया था उससे थोड़े से ज्यादा थे। प्लस मैंने एक और चीज जो मुझे यहां पे ऐड करनी पड़ेगी, वो ये करेगी कि मेरे क्रेडिट डेज इंक्रीज हो गए फ्रॉम 30 डेज टू 60 डेज। जहां ये मेरे डेज इंक्रीज हो गए, इसकी वजह से मेरी सेल्स भी इंक्रीज होगी। और जब मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है 2 रीजन ऐसी हैं आपके पास जिसकी वजह से आपको यहां पे प्रोविजन फॉर वारंटी का रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और रिस्क क्या होगा? रिस्क अगेन सेम होगा कि मैनेजमेंट की जो एजम्पशंस है, वो एजम्पशंस मैनेजमेंट की रीजनेबल नहीं है। जो मैनेजमेंट की एजम्पशंस होंगी वो रीजनेबल नहीं है। ये आपने एक रिस्क आइडेंटिफाई करना था। रिस्क आइडेंटिफाई क्यों किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। हर बच्चे ने कह दिया देयर इज अ रिस्क, जी प्रोविजन फॉर वारंटी 37 के हिसाब से मेंटेन नहीं हुआ और क्या कहते हैं एजम्पशन रीजनेबल नहीं होगी। ये रिस्क है क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखें, मैं कह रहा हूं मैंने लास्ट टाइम 100 रुपए, मैंने 6 रुपए का प्रोविजन रिकॉर्ड किया था। एक इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है कि एक्चुअल क्लेम से ज्यादा थे, तो इट मींस प्रोविजन पे रिस्क है कि जी आपके एजम्पशन गलत है, 6% वाली एजम्पशन गलत है। दूसरी, आप कह रहे हो कि मैं प्रोविजन को मजीद इंक्रीज नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने प्रोविजन को एंड आर कंसिडरिंग द रिडक्शन इन वारंटी। मैनेजमेंट आपसे कह रही है कि मैं अपने प्रोविजन फॉर वारंटी को रिड्यूस कर रही हूं। अब ये जो रिडक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आपको सवाल में जो इंफॉर्मेशन दी है कि भाई जब आप 30 से 60 डेज तक क्रेडिट पीरियड बढ़ा रहे हैं तो आपकी सेल्स भी तो बढ़ेगी। जब सेल्स बढ़ेगी और सेल्स का जो 6% है, तो इसका मतलब है 2 चीजें यहां पे देखें। एक तो सेल्स है, दूसरा 6% है। आपने दोनों को चैलेंज करना था। आपने कहना था पहली बात, सेल्स बढ़ेगी तो प्रोविजन फॉर वारंटी रिड्यूस नहीं होना चाहिए, प्रोविजन फॉर वारंटी आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। प्लस ये जो 6% आपने लिया, ये भी गलत है। ये 6% गलत क्यों है? बिकॉज पिछले सालों में जो आपने प्रोविजन रिकॉर्ड किया था और जो एक्चुअल क्लेम्स थे, वो एक्चुअल क्लेम्स आपके प्रोविजन से थोड़े से ज्यादा थे। अब इससे रिलेटेड प्यारे बच्चों, आपको ऑडिट प्रोसीजर क्या मेंशन करने पड़ते हैं? देखें, हमारे पास कुछ जेनेरिक प्रोसीजर्स थे, वो आपने देखने थे। फॉर एग्जांपल, आपने पहली चीज लिखी एजम्पशन। आपका रिस्क क्या है? आपका रिस्क है एजम्पशन शायद रीजनेबल नहीं है। जब आपका रिस्क ये है कि एजम्पशन रीजनेबल नहीं है, तो इसके अगेंस्ट मेरा ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? देखें, इसके अगेंस्ट मेरा ऑडिट प्रोसीजर बड़ा सिंपल होगा। मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, एजम्पशंस कौन सी होती हैं? मैनेजमेंट की एजम्पशंस क्या होंगी? मैनेजमेंट की पहली एजम्पशन होंगी क्लेम्स, नंबर ऑफ क्लेम्स। मैनेजमेंट की दूसरी एजम्पशन होगी नेचर ऑफ क्लेम्स। देखिए, नेचर ऑफ क्लेम्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सवाल में कैटेगोरिकली मेंशन द वारंटी कवर्स द फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ एनी डिफेक्ट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एनी फॉल्टी पार्ट। इट मींस जो नेचर होगी वो 2 किस्म की होगी, या तो वो रिपेयर होगी या वो आपके पास क्या होगी, या वो आपके पास रिप्लेसमेंट होगी। और रिपेयर और रिप्लेसमेंट हम सबको पता है कि इनकी कॉस्ट ऑफ क्लेम्स, इनकी जो कॉस्ट होगी वो चेंज होगी। तो मैनेजमेंट की कुछ एजम्पशंस होंगी। मुझे मैनेजमेंट की सबसे बड़ी एजम्पशन क्या है? देखें, ये आपने मिसिंग कर दिया है। ये तो वो है जो कि हमारे पास जेनेरिक प्रोसीजर है और बड़े मेरे रिस्क से लिंक्ड है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सवाल में वो ये थी, मैनेजमेंट की एजम्पशन क्या है प्रोविजन को कम करने की? बिकॉज मैनेजमेंट ये कह रही है कि जी The quality of the motorcycles has been significantly improved। अगर क्या क्वालिटी इंप्रूव्ड हुई है? मैनेजमेंट का दावा यह है कि जी क्वालिटी इंप्रूव्ड हुई है। तो अगर क्वालिटी इंप्रूव्ड हुई है तो इस चीज को मैं कैसे देख सकता हूं? इस चीज को मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूं? इस चीज को मैं सब्सिक्वेंट स्टेटस से वेरीफाई कर सकता हूं, सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर से वेरीफाई कर सकता हूं। और वो सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर्स मेरे पास क्या होंगे? मैं कहूंगा ठीक है, पिछले साल 100 क्लेम्स आए थे, इस साल आप दावा कर रहे हैं कि जी आपकी क्वालिटी अच्छी हो गई है। मुझे बता दें 2-3 महीने गुजर चुके हैं, एक्चुअल क्लेम्स कितने आए हैं आपके पास? आपके पास एक्चुअल क्लेम्स कितना है? और क्या वो एक्चुअल क्लेम्स वाकई में कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं? आप इस चीज को इस तरीके से वेरीफाई
कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात आपको समझ आती है? तो ये हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स थे जिसको मैं बैठ के वेरीफाई कर सकता था। ये हमारे पास रिस्क था। रिस्क में बच्चों ने ये चीज नॉर्मली मिस कर दी थी कि 30 to 60 डेज अगर बढ़ रहे, इसको यूज किया रिसीवेबल के इंपेयरमेंट के ऊपर रिस्क, लेकिन ये मेरे प्रोविजन फॉर वारंटी के लिए भी रेलिवेंट था। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों मिला के हमें एक रिस्क आइडेंटिफाई करने थे। मैं अगर आपसे पॉइंट 2 डिस्कस करूं तो पॉइंट 2 में एक मजेदार इंफॉर्मेशन मेरे पास ये लिखी हुई है कि जहां आपने 30 to 60 डेज वाली हरकत करी है, जहां आपने 30 to 60 डेज वाली हरकत करी और अब आप ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जी मैं प्रोविजन को उतना ही मेंटेन करूंगा, इस साल भी प्रोविजन को उतना मेंटेन करूंगा। आपने यहां पे बोलना है कि जी अगर तो फॉर एग्जांपल 30 to 60 डेज पे आपका क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड हो गया है तो IFRS 9 के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आपकी इंक्रीज हो चुकी है। अब सामने वाले को जितना टाइम आप देंगे रीपेमेंट के लिए उतने ज्यादा आप यूं समझने की कोशिश करें। लास्ट टाइम एक कस्टमर आपके पास आया था, उसने कहा था मैं 45 दिन में पेमेंट करूंगा, क्या आप मुझे सेल करोगे? आपने मना किया था। क्यों मना किया था आपने इसलिए मना किया था बिकॉज आपने कहा था टाइम ज्यादा मांग रहा है, ये पॉसिबिलिटी, इसके पास पैसे नहीं थे तो टाइम मांग रहा है, तो ये डिफॉल्ट कर सकता है। तो यहां पे जो हमारे पास एक और रिस्क था बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये था कि जी आपने क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर दिया है फ्रॉम 30 डेज टू 60 डेज। तो 30 डेज से 60 डेज का आपने क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर दिया है प्यारे बच्चों, क्रेडिट पीरियड आपने एक्सटेंड कर दिया है। तो हमारे पास एक रिस्क हो सकता है, और हमारे पास रिस्क क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस सही रिकॉर्ड क्यों नहीं किया होगा? मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस इसलिए सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा बिकॉज जो एजम्पशंस होंगी वो एजम्पशंस मैनेजमेंट की रीजनेबल नहीं होंगी। देखें, एक सबसे बड़ा मसला जो आपसे मिस हुआ, आप लोगों ने सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को यूज किया था, पॉइंट 2 को पॉइंट 3 के साथ आपने कनेक्ट नहीं करा। द इंटरनल ऑडिटर ऑफ TPL रिपोर्टेड दैट कैश कलेक्टेड फ्रॉम सर्टेन स्मॉल डीलर्स वर नॉट रिकॉर्डेड। इट मींस कैश आ चुका है मेरे पास और उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। जब कैश आ चुका है आपके पास और आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, और आपका प्रोविजन किस पर डिपेंड करता है? प्रोविजन आपका डिपेंड करता है डेटर्स के बैलेंस पे। आपका प्रोविजन किस पे डिपेंड करता है? आपका प्रोविजन डिपेंड करता है डेटर के बैलेंस पे। और नीचे सवाल में लिखा हुआ है कि डेटर का बैलेंस सही रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। देखिए मैं वापस पढ़ रहा हूं आपके साथ। द इंटरनल ऑडिटर ऑफ TPL रिपोर्टेड दैट द कैश कलेक्टेड फ्रॉम सर्टेन स्मॉल डीलर्स वर नॉट रिकॉर्डेड। तो जब आपने कैश ही रिकॉर्ड नहीं करा प्यारे बच्चों, अगर आपने कैश ही रिकॉर्ड नहीं करा तो क्या रिसीवेबल का बैलेंस सही है? नहीं सर, रिसीवेबल का बैलेंस गलत है। अगर रिसीवेबल का बैलेंस गलत है तो इट मींस उस रिसीवेबल के बैलेंस पे जो परसेंटेज अप्लाई की जा रही है जिससे प्रोविजन रिकॉर्ड किया जा रहा है वो भी आपका गलत हो जाएगा। यहां बच्चे ने सवाल में बस गलती ये करी कि आईके अपने आपको करा क्या, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, और आप सोचते भी ऐसे रहे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, आपने तीनों इंफॉर्मेशन को आपस में लिंक करके नहीं देखा। तो मैं कहूंगा इस रीजन की वजह से देयर इज अ रिस्क बैड डेट एक्सपेंस की जो एजम्पशंस यूज की होंगी या जो बैड डेट एक्सपेंस जिस बैलेंस के ऊपर रिकॉर्ड किया होगा वो एजम्पशन रीजनेबल नहीं होंगी। यहां पे इसको वेरीफाई करने के लिए मेरे पास प्रोसीजर्स क्या होंगे? मेरे पास सबसे अच्छा प्रोसीजर ये होगा कि मैं मैनेजमेंट की एजम्पशंस को ही चैलेंज करूंगा। मैं यहां पे मैनेजमेंट की एजम्पशंस को चैलेंज करूंगा। और एजम्पशंस क्या होंगी यहां पे जो मेरे पास एजम्पशंस होंगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होगी। यहां पे जो मेरे पास एजम्पशंस होंगी वो लॉस गिवन डिफॉल्ट होगी। यहां पे इन एजम्पशंस को मजीद वेरीफाई करने के लिए मैं ये देख सकता हूं कि मैं मैनेजमेंट से एजिंग एनालिसिस ले लेता हूं। अगर एजिंग एनालिसिस में कोई ऐसा रिसीवेबल जो 60 दिन से ऊपर आ रहा है, इट मींस अब कंफर्म्ड हो चुका है कि वो बंदा आपको पेमेंट नहीं करेगा बिकॉज आपकी पॉलिसी 60 डेज है और अब 60 डेज से भी ऊपर आ चुका है, मैं एजिंग एनालिसिस ले लूंगा। और सबसे मजेदार काम मैं ये कर सकता हूं कि मैं सब्सिक्वेंट स्टेटस चेक कर सकता हूं कि मेरे पास अगर 100 रुपए का रिसीवेबल है तो सब्सिक्वेंटली मुझे कितना पैसा रिसीव हो चुका है। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर यहां पे, आपका रिस्क किस वजह से है कि आपका कैश ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिसीवेबल का बैलेंस गलत है। जब रिसीवेबल का बैलेंस गलत है तो उसके ऊपर जो 5% या 6% मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका जो आंसर आएगा वो भी गलत आएगा। तो मैं यहां पे चेक करूंगा कि जो मेरा रिसीवेबल का बैलेंस है क्या वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट है, जिसको मैं नॉर्मली आईपी टेस्टिंग कहता हूं प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? अब एक और मसला यहां पे था, द इंटरनल ऑडिटर ऑफ TPL रिपोर्टेड दैट द कैश कलेक्टेड फ्रॉम सर्टेन स्मॉल डीलर्स वर नॉट रिकॉर्डेड। अब इसी कैश रिकॉर्ड अगर आपने नहीं करा तो इससे मैं एक और रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूं। मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि अकाउंट रिसीवेबल्स आर
ओवरस्टेटेड। भाई जाहिर सी बात है भाई, 100 रुपए का रिसीवेबल है, उसने मुझे 28 जून को पेमेंट कर दी, मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, तो मेरे पास 100 रुपए का रिसीवेबल आ रहा है। सामने वाला क्या कह रहा होगा, मुझे तो 70 रुपए का पेबल करना है, मैं तो 30 रुपए की पेमेंट कर चुका हूं। ये बच्चों से नॉर्मली एक रिस्क आइडेंटिफाई हो गया। और आपको हैरत होगी यहाँ पे इसके प्रोसीजर्स क्या आते हैं। इसके प्रोसीजर्स हमारे पास आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थे कि जी मैं कंफर्मेशन भेजूंगा, कंफर्मेशन अगर रिसीव हो जाएगी, रिलायबल होगी तो मैं जीएल से मैच करूंगा, मैच नहीं करेगी तो मैनेजमेंट से रिकंसिलिएशन लूंगा और रिकंसाइलिंग आइटम्स के ऊपर काम करूंगा। ये समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, ये सवाल सिर्फ रिस्क प्रोसीजर का नहीं होता, इसके अंदर बहुत से आइजाज अप्लाई हो जाते हैं। लाइक इस सवाल में आपके पास आइजा 505 अप्लाई हो चुका है। वारंटी बैड डेट के लिए आइजा 540 के प्रोसीजर्स हैं, ये एप्लीकेबल हमारे पास हो चुके हैं। वर्ड नॉट रिकॉर्डेड एंड एक अच्छा वर्ड लिखा हुआ है आगे, और अच्छा वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट। अगर आपको पैसा मिल रहा है और आप पैसा उसको डिपॉजिट नहीं करवा रहे, देर से डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, रिस्क क्या है यहां पे हमारे पास, रिस्क है आइजा 240 फ्रॉड के हिसाब से। और वो रिस्क किस चीज का है प्यारे बच्चों, वो रिस्क है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का, कि कैश मिस एप्रोप्रिएट हो रहा है, वो कैश अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया जा रहा है, 10-15 दिन उसको रखा जा रहा है, शायद उसको अपने अकाउंट में रखा जा रहा है, किसी और बैंक में जमा कराया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उससे कुछ पैसे कमा ले। तो यहाँ पे एक और रिस्क है हमारे पास फ्रॉड का, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का। और इसका जो आसान प्रोसीजर है, जो कैश आपको कलेक्ट हो रहा है वो डिपॉजिट नहीं हो रहा प्यारे बच्चों, सबसे आसान तरीका है इसका, आपने कैश काउंट करना है और आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कैश जीएल मेंटेन हो रहा होता है, जो कैश का सब्सिडी लेजर मेंटेन हो रहा होता है, उसको और कैश के मास्टर लेजर को आपस में मैच करना है कि क्या वो मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। एक मसला यहाँ पे और भी है कि जी आप वारंटी भी दे रहे हैं, आप रिपेयर भी कर रहे हैं, आप गाड़ी जो है आप गाड़ी वगैरह बेच भी रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि IFRS 15 के हिसाब से देयर आर मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में शायद एलोकेट नहीं किया होगा। प्यारे बच्चों, इस सेशन का मतलब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी करेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा एक प्रेजेंटेबल वे में यार क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, कैसे लिखना था, क्या चीजें लिखनी थी, वो थोड़ी चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह आइडिया हो जाएंगी। इसका एक डिटेल्ड सजेस्टेड आंसर वर्ड में भी बना रहा हूं मैं, लेकिन एटलीस्ट अभी हमारे पास टाइम है, कुछ लीव्स वगैरह आई हुई है, सीजन अभी इतना उरूज पे नहीं है, तो हम इस चीज को देख के एटलीस्ट अपनी गलतियां प्यारे बच्चों आइडेंटिफाई कर लें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी डिस्कस करेंगे, जिसमें ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की बात की गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी, और किस तरीके से उस पर कंट्रोल डेफिशिएंसी हमने आइडेंटिफाई करनी थी। थैंक यू सो मच।